स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को पढ़ेंगे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूचीबद्ध की गई थी? ऑप्शन है 1983 में, 1987 में, 2002 में या 2004 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से एनएचपी भी कहा जाता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो यह 1983 में सूचीबद्ध की गई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? ऑप्शन है लिनोलेनिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनोलेनिक अम्ल एक आवश्यक वसा अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका या क्लास्ट्रीडियम। तो याद रखिए कि मलेरिया मनुष्य में तब फैलता है जब उन्हें एनोफ्लीज मच्छर काटता है, जो संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित हो जाता है। तो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधी किसकी दो सतत विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन है मेरिस्मस, पेलाग्रा, स्कर्बी, मुखपाक। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरिस्मस की। तो वृद्धि मंदन और पेशीय एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधी मैरिस्मस की दो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्टिवाइल जीरोसिस का यहां पर है अर्थ से है। तो ऑप्शन दिए गए हैं सूखेपन, अंधता, मृदुता या कठोरता। कंजक्टाइवल या जीरोसिस, जिसे कि नेत्र श्लेष्मा भी कहा जाता है, जिसका संबंध सूखेपन से है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखेपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन है गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए गर्भाशय की आकार में वृद्धि होना और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, ये दोनों आवश्यक हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है। तो ऑप्शन है निकटस्थ मूल तत्व, महत्वपूर्ण मूल तत्व, प्राथमिक मूल तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को निकटस्थ मूल तत्व या प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस या टीबी से पीड़ित रोगों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस, फेफड़ों की टीबी, उपरोक्त दोनों, एल्कोहली टीबी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। तो जो फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीए की सीमाएं क्या है? तो ऑप्शन है केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं,
उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो जो आरडीए है इसका मतलब होता है अनुशंसित आहार भत्ता। तो इसकी जो सीमाएं हैं उसमें केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं। तो ये सभी आरडीए की सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? तो ऑप्शन है पोषण संबंधी निर्मिति, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिकल जांच, जैव रासायनिक आकलन या उपर्युक्त सभी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इन सभी विधियों को अपनाया जाता है, जिसमें पोषण संबंधी निर्मितियां, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक या क्लिनिकल जांच, जैव रासायनिक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा क्या है? तो ऑप्शन है 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन या 20 ग्राम प्रोटीन। आईसीडीएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे कि कहा जाता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो इस योजना के अंतर्गत जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको जो प्रोटीन की मात्रा दी जाती है वह 8 से 10 ग्राम दी जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त का तर्क संगत प्रक्रिया। तो ऑप्शन है अंतःशिरीय चिकित्सा, या जिसे इंट्रावीनस थेरेपी कहा जाता है, या नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो दस्त या डायरिया जिसके लिए ये सभी आवश्यक हैं, इसमें अंतःशिरीय चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन घटता है, का जोखिम घटता है। तो ऑप्शन है तंत्रिका नाल दोष, घेंगा, मधुमेह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका नाल दोष, या जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन का जोखिम घटता है, किसके कारण? तंत्रिका नाल दोष के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है रोग की अवधि, वाहक अवस्था, रोगोद्भव अवधि या संक्रमणशीलता या संक्रामकता अवधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगोद्भव अवधि। संचरणशीलता के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण रोगोद्भव अवधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है। तो ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट गुण, जरण गुण, विनाशकारी गुण, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीऑक्सीडेंट गुण। तो विटामिन ई वह लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे छोड़कर अन्य कारणों के कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया है। तो ऑप्शन है लंबी रोगावधन अवधि, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, पहचान में सरलता, शक्तिशाली वैक्सीन। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क पुरुष,
गर्भवती महिलाओं उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिलाएं। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्तअल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्तअल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने का जो लक्षित है वह गर्भवती महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में पहले और उसके दौरान पोषण संबंधी खराब होने के गंभीर दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं और यहाँ पर एक किसका जोखिम मौजूद रहता है। ऑप्शन है मात्र रुग्णशीलता, दीर्घ समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय वजन कम, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। गर्भावस्था के पहले तथा उसके दौरान भोजन संबंधी भोजन की स्थिति खराब होने के कारण जो दीर्घकालीन परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें मात्र रोगनशीलता, दीर्घ या समय से पूर्व प्रसव, जन्म के समय वजन कम होना, तो इन सभी का जोखिम मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए। तो ऑप्शन है मोटापा और दीर्घकालीन न्यूनता, हैजा और डिप्थीरिया, टाइफाइड और मलेरिया, खसरा और ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटापा और दीर्घकालीन ऊर्जा न्यूनता। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां मोटापा है और दीर्घकालीन ऊर्जा न्यूनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है गन्ने की शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह कौन सी शर्करा है? तो वह है ग्लूकोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। तो ऑप्शन है कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त, पोलियो, उपर्युक्त दोनों या मधुमेह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। स्तनपान और कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे तो किसके, कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त और पोलियो के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या है? तो ऑप्शन है नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात मृत्यु दर। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप में नवजात मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन, आदित्य और संजय की गति का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। यदि सभी समान दूरी तय करते हैं तो अमन, आदित्य और संजय द्वारा तय किए गए समय का अनुपात क्रमशः क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं 16:17:9, 15:12:10, 2:7:9, 1:3:5। प्रश्न में अमन, आदित्य और संजय की गति का अनुपात दिया गया है 4:5:6 और समान दूरी तय करते हैं तो इनके समय का अनुपात निकालना है। तो अगर की चाल दी गई है 4:5:6 अनुपात में दिए गए हैं तो इनको समय ले लेंगे 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 4, 5 और 6 का, तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 का भाग दे देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10। तो इस प्रकार 15:12:10 समय का अनुपात निकल आएगा। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15:12:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने के लिए चुना नहीं गया है?
ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा, राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के योजना के प्रत्यक्ष लाभांतरण के अंतर्गत जो आने के लिए नहीं चुना गया है, से चुना नहीं गया है, वह है राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा दर का निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल लेयर। ओएसआई मॉडल में ट्रांसमिशन डेटा दर का निर्णय फिजिकल लेयर के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन है 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में, अंडाणु को फैलोपियन नली में, युग्मनज को फैलोपियन नली में, युग्मनज को गर्भाशय में। तो आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो जायगोट है, जायगोट को क्या किया जाता है, यूट्रस में स्थानांतरित किया जाता है। तो युग्मनज को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ। ऑप्शन है 2013, 2014, 2015 या 2016। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन बंधु कल्याण योजना कौन से वर्ष में आरंभ किया गया। ऑप्शन है 2013, 2014, 2015 या 2016। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनियों के किस अंग में ग्लीसस कैप्सूल पाया जाता है। ऑप्शन है अमाशय, वृक्क, वृषक या यकृत। तो स्तनियों के जो ग्लीसस कैप्सूल है वह लीवर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, यकृत या लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त ईबा विकास निगम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान है। तो ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, दाल, स्थूल अनाज या स्थूल अनाज दाल चावल या चावल गेहूं स्थूल अनाज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल गेहूं स्थूल अनाज। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार जो खाद्यान्न के अंतर्गत है उसमें चावल गेहूं और स्थूल अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था। तो ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो गठित किया गया था पहला आयोग वह था 31 जनवरी 1992। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1992 में। और इसी के साथ याद रखिए कि जिनके अध्यक्ष कौन थी, सुश्री जयंती पटनायक जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पसीने में होता है। तो ऑप्शन है शुद्ध जल, जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ, फॉस्फोरिक अम्ल, कैल्शियम फॉस्फेट और जल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। तो ऑप्शन है 100, 125, 150 या 175।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 क्लस्टरों का विकास किया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के पहले चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया था? तो ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 19 फरवरी 2004 को गठित किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,900 रुपए को एक्स, वाई और जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित की गई है कि एक्स और वाई के हिस्से में क्रमशः 4:5 है। जो अनुपात है एक्स और वाई का वह 4:5 है और वाई और जेड के हिस्से का अनुपात क्रमशः 6:7 है। तो वाई का हिस्सा रुपए में कितना होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं 2800, 3000, 2600 या 2500। तो प्रश्न में एक्स वाई जेड का दिया गया है ना 8,900, लेकिन जो अनुपात दिया गया है एक्स और वाई का वो दिया है 4:5 और वाई और जेड का दिया है अनुपात 6:7। तो यहाँ पर जो वाई का अनुपात है उसको हम सेम बना लेंगे, 5 और 6। तो यहाँ पर हम कर देंगे 6 से इंटू और यहाँ पर कर देंगे 5 से इंटू। तो ये हो जाएगा 24:30 एक्स वाई का। और जो वाई और जेड का है वो हो जाएगा 30:35। तो ये दोनों जब सेम हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का हो जाएगा 24:30:35। तो अब एक्स वाई जेड का जो दिया गया है 8,900 रुपए में विभाजित करना है तीनों में। तो इसको हम ले लेंगे 24 के प्लस 30 के प्लस 35 के बराबर 8,900। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9, 3 और 3 6 और 2 8। तो ये हो जाएगा 8,900। ये के, तो के यहाँ रहेगा, ये नीचे पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 8,900 बटे 89। तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा 100। तो इस प्रकार जो के की वैल्यू आई वो कितनी आई? 100। तो अब इन्होंने कहा है बाय का हिस्सा निकालना है रुपए में। तो बाय का हिस्सा रुपए में कैसे निकालेंगे? बाय का कितना है? 30 है। तो बस 30 में क्या कर देंगे, बाय बराबर कितना है? 30 के है। तो 30 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार और समझ लीजिए आप प्रश्न को। तो एक्स वाई का अनुपात दिया गया है और वाई जेड का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर जो बाय है इसको हमने सेम बना लिया। तो ये इन दोनों को यहाँ पर गुणा कर दिया, यहाँ पर कर दिया 6 से और यहाँ पर 5 से। तो ये यहाँ पर दोनों बाय की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 आ जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारा अनुपात हो जाएगा वह 24, 30 और 35 अनुपात हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ने पर जो सा दिया गया है वह 8,900 है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और 8,900 से भाग दे देंगे। तो जो के की वैल्यू निकल आएगी वह कितनी आएगी? 100 आएगी। तो इस प्रकार हमने जो बाय की वैल्यू है वह कितनी मानी थी? 30 के थी। तो 30 के थी तो के कितना निकला हमारा? 100। तो 30 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3,000। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग जो उथले हैंडपंप से पानी पीते हैं उन्हें कौन से रोग हो जाते हैं? तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हैजा, टाइफाइड, पीलिया, फ्लूओरोसिस। तो ये 4 प्रकार की बीमारियां दी गई हैं। अब बताना है इसमें कि इनमें से सत्य उत्तर क्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 3। तो वे व्यक्ति जो उथले हैंडपंप से पानी पीते हैं उन्हें किस प्रकार के रोग होते हैं? तो उन व्यक्तियों को हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसे रोग होते हैं। हैजा, टाइफाइड और पीलिया। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल मराठी बोल सकते हैं और 25% केवल गुजराती बोल सकते हैं और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कुल कितने छात्र गुजराती बोल सकते हैं? तो ऑप्शन है 50, 75, 72 या 55। तो प्रश्न में कहा गया है कि 120 छात्र हैं एक कक्षा में, जिसमें से 40% मराठी बोलते हैं और 25% गुजराती बोलते हैं। और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। अगर हम कुल छात्र 100% हैं, कुल अगर छात्र 100% हैं, तो जो मराठी और गुजराती दोनों बोलते हैं वह होंगे 65%। तो 100 में से अगर 65 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35%। इसका मतलब शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। जो शेष छात्र 35% हैं वह मराठी और गुजराती दोनों बोल सकते हैं। फिर प्रश्न में कहा है कि कुल कितने छात्र गुजराती बोल सकते हैं। तो कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो गुजराती बोल सकते हैं? तो कुल छात्र 120 हैं, तो इसका अगर हम 25% निकाल लेंगे तो पहले तो गुजराती कितने छात्र बोलते हैं वह निकाल आएगा। उसे काट देंगे, ये काट देंगे 5 से, ये कट जाएगा 5, ये 6 पंचे 30, तो ये 30 छात्र आ जाएंगे। 30 छात्र क्या है? गुजराती बोल सकते हैं। लेकिन इन 30 छात्रों में दोनों भाषाएं बोलने वाले भी हैं। इन 30 छात्रों में दोनों भाषाएं बोलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35% छात्र ऐसे हैं जो मराठी और गुजराती दोनों बोलते हैं। अब हमें 35% का 120 का 35% निकालना पड़ेगा। तो इसको काट देंगे, वही 2 से काट देंगे तो ये 6, ये 5, ये काटेंगे, ये जाएगा 7 बार, ये आ जाएगा 42। तो ये जो 30 छात्र हैं वो केवल गुजराती बोलते हैं, लेकिन जो 35% है वह दोनों भाषाएं बोलते हैं, गुजराती और मराठी। तो इसमें क्या कर देंगे, 30 प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें गुजराती भी है तो इसमें ये 30 छात्र गुजराती ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27। इसका मतलब 72 छात्र है जो वह गुजराती बोलते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से प्रश्न को आप समझ लीजिए ध्यान से। प्रश्न में कहा गया है कि 120 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल मराठी बोलते हैं। कितना है? 40% केवल मराठी बोलते हैं और 25% गुजराती बोलते हैं। और जो शेष छात्र हैं वह क्या है? दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो क्या किया, मराठी और गुजराती को प्लस कर लिया तो कितना आया? 65% आया। 65%, अगर 100% छात्र हैं तो 100 में से 65 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 35% बचेगा। तो यही शेष छात्र हैं 35% जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। फिर प्रश्न में कहा गया है कि कुल कितने छात्र गुजराती बोलते हैं। तो 25% छात्र गुजराती बोलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 25% दोनों बोलते हैं। तो बस इन दोनों का 120 छात्रों की जो संख्या है उससे निकाल लेंगे। तो सबसे पहला जो 25% है उसका निकाला तो कितने आए? 30 छात्र आए। इसके बाद 120 का 35% निकाला तो 42 आया। तो 42 और 30 को प्लस किया तो टोटल कितने आए? 72 छात्र आए। तो ऐसे 72 छात्र हैं जो गुजराती बोल सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण काल की अवस्था क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है निषेचन, अंड वृद्धि और ओव्यूलेशन के बीच, निषेचन एवं संतति जनन के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन एवं संतति जन्य के मध्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए तो क्या यूज किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, चूज इंसर्ट स्लैश हाइपरलिंक, प्रेस कंट्रोल प्लस के, उपर्युक्त दोनों, या स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। तो स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए इन दोनों ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञता तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञता तथ्य कुछ भी हो। तो कथन दिया गया है कि सभी पतंगे चमगादड़ हैं, सभी चमगादड़ मेज हैं। तो दो कथन दिए गए हैं, इसी के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं कि सभी मेज चमगादड़ हैं, कुछ मेज पतंगे हैं। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर कथन दिया गया है कि सभी पतंगे चमगादड़ हैं, सभी चमगादड़ मेज हैं, और जो निष्कर्ष दिया गया है वह दिया गया है कि सभी मेज चमगादड़ हैं। तो जो कथन दिया गया है सभी चमगादड़ मेज हैं, लेकिन सभी मेज चमगादड़ नहीं हैं, कुछ मेज पतंगे हैं। तो ये अनुसरण करता है, क्योंकि सभी पतंगे चमगादड़ हैं और सभी चमगादड़ मेज हैं, तो कुछ मेज पतंगे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जो कि मैनेजमेंट का है और इसके 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस गद्यांश को पढ़कर उन 6 प्रश्नों के आंसर देना है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को समझते हैं। तो कहा गया है इसमें कि अधिगम को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए न केवल अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों और तकनीकों का प्रयोग आवश्यक है, वरन अध्यापकों को कक्षा में ऐसी स्थितियां भी बनानी होती हैं जो अधिगम को बेहतर बनाए। इन स्थितियों में शामिल है अध्यापन सहायक सामग्रियां प्रदान करना, प्रतिस्पर्धा और परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना, प्रगति और सफलता का ज्ञान देना, प्रशंसा करना या डांटना, और अधिगम का मार्गदर्शन करना। दृश्य सहायक सामग्रियां अधिगम को ठोस और अर्थपूर्ण बनाती हैं। आप सिंधु गंगे मैदान को भौतिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, पर चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप, मानचित्र, चार्ट, आरेख और चित्र आपके शाब्दिक वर्णन को ठोस बना देंगे। जब अध्यापक सहायक सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं तो शाब्दिक अनुदेशन के साथ एक अतिरिक्त अर्थ जुड़ जाता है। ये सामग्रियां बस संपूर्ण यंत्र होती हैं और अध्यापक जो कर सकते हैं उन चीजों का स्थान लेने वाली नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कुछ विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर और कुछ शब्दों से। जो शब्दों से सीखते हैं उन्हें शाब्दिक अनुदेशन के जरिए आसानी से सिखाया जा सकता है, पर बाकियों के लिए दृश्य सहायक सामग्रियां आवश्यक हैं, चाहे उपर्युक्त मान्यता सही हो या नहीं। असल प्रश्न यह है कि विद्यार्थियों में इतना तीक्ष्ण विभेदन किया जा सकता है या नहीं। तथ्य यह है कि अधिगम से जितने अधिक अंगों का उपयोग होगा, अधिगम संवेदना उतनी ही अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। फिर कहा गया है, अमूर्त धारणाओं को चलचित्रों, टीवी या ऐसे ही अन्य अध्यापन सहायक सामग्रियों के जरिए प्रस्तुत करने का उन्हें समझाना आसान हो जाता है। अनुदेशन सहायक सामग्रियां ऐसी वस्तुएं या परिस्थितियों का विकल्प प्रदान करना है जिन्हें कक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहीं दूर स्थान पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी को
विज्ञान कक्षा में नहीं लाया जा सकता, पर किसी टीवी कार्यक्रम के जरिए उस पूरी प्रदर्शनी को छोटी सी अवधि में देखा जा सकता है। तो एक बार जब आप गद्यांश को पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपसे पूरे 6 प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें कहा गया है कि अध्यापकों को कक्षा में कुछ स्थितियां क्यों निर्मित करनी चाहिए। ऑप्शन है, उनसे अधिगम में सुधार हो सकता है, उनसे अध्यापन में सुधार हो सकता है, उनसे विद्यार्थियों में सुधार हो सकता है, उनसे अध्यापकों में सुधार हो सकता है। जैसा कि सबसे पहले ही प्रश्न ऊपर कहा गया है कि अधिगम को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए न केवल अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों और तकनीकी का प्रयोग आवश्यक है, वरन अध्यापकों को कक्षा में ऐसी स्थितियां बनानी होगी जो अधिगम को बेहतर बनाए। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उनसे अधिगम में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहा गया है अध्यापकों को कौन सी स्थितियां प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन है, अध्यापन सहायक सामग्रियां, प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना, परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना, उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा उसके अनुसार अध्यापकों को जो स्थितियां प्रदान है उसमें अध्यापन सहायक सामग्रियां, प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना, परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना, ये सभी शामिल हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दृश्य सहायक सामग्रियां अधिगम को बनाती हैं। तो ऑप्शन है, नीरस और फीका, ठोस और अर्थपूर्ण, खींच उत्पन्न करने वाला और अतार्किक। प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो दृश्य सहायक सामग्रियां अधिगम को ठोस और अर्थपूर्ण बनाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न दिया गया है वह है, विद्यार्थियों के संबंध में क्या मान्यता प्रचलित है। तो ऑप्शन है, कुछ देखकर समझते हैं, कुछ सुनकर समझते हैं, कुछ शब्दों से समझते हैं, उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि गद्यांश पे हमने पढ़ा उसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों के संबंध में कि कुछ देखकर समझते हैं, कुछ सुनकर समझते हैं, कुछ शब्दों से समझते हैं। तो ये मान्यता प्रचलित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जब आप एक बार गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्नों के आंसर देने में काफी आसानी होगी। और नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, अमूर्त धारणाओं को किसके जरिए प्रस्तुत करने का उन्हें समझाना आसान हो जाता है। तो ऑप्शन है, चलचित्रों, स्थिर चित्रों, घूर्णनशील चित्रों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्रों। अमूर्त धारणाओं को चलचित्रों के जरिए प्रस्तुत करने पर उन्हें समझाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो छठवां क्वेश्चन है वह है, प्रदर्शन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन है, रेडियो, कठपुतली, टेलीविजन या समाचार पत्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन। प्रदर्शनी के स्थान पर टेलीविजन का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह 6 प्रश्न गद्यांश से संबंधित थे। इसके बाद आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा योजना कब या किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन है, वर्ष 1981, वर्ष 1982, वर्ष 1994 या वर्ष 2001। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1981 में। समेकित शिक्षा योजना वर्ष 1981 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन है, टाइफाइड, खांसी, बुखार या एड्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। संक्रामक बीमारी नहीं है। टाइफाइड, खांसी और बुखार, यह तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स संक्रमित व्यक्ति को कितनी अवस्थाएं होती हैं। एड्स संक्रमित व्यक्ति की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन है 6, 4, 5 या 2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। एड्स संक्रमित व्यक्तियों की 4 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के पठार के कारण। तो ऑप्शन है, दूषित वातावरण,
बुद्धि लब्धि का कम होना, ध्यान ना लगना, उपर्युक्त सभी। तो सीखने के पठार के कारण में दूषित वातावरण, बुद्धि लब्धि या आईक्यू का कम होना, ध्यान ना लगना, ये सभी कारण हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है भाषा वाचन, श्रवण प्रशिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, वाणी प्रशिक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा वाचन। विश्लेषण और संश्लेषण उपागम भाषा वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? ऑप्शन है ताप पर नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, पाचन क्रिया, उपर्युक्त सभी। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से जो शारीरिक क्रियाएं करता है उसमें ताप पर नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, पाचन क्रियाएं, तो यह सभी क्रियाएं करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व टोली की आयु क्या होती है? तो ऑप्शन है 3 से 6 साल, 2 से 5 साल, 6 से 10 साल या 6 से 12 साल। पूर्व टोली की आयु 3 से 6 साल मानी जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 से 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है पूर्व टोली, मित्र टोली या समूह। तो 3 से 6 साल की आयु पूर्व टोली की आयु है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है? तो ऑप्शन है फैलोपियन नलिका, अपरा, स्नायु मंडल, उपर्युक्त सभी। तो गर्भस्थ शिशु का जो जीवन है वह अपरा या प्लेसेंटा पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालिका का भार, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग ठीक है, तो प्रश्न में आगे है कि बालक के भार से कितना होता है या कैसा होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कम, ज्यादा, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था में बालिका का भार बालक की भार से क्या होता है? कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन है पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों, उपर्युक्त दोनों या दोषपूर्ण भाषा। भाषा विकास की अवस्थाओं में पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां दोनों ही शामिल हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो ऑप्शन है सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिका को निभाना, सामाजिक अभिव्यक्तियों का विकास, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही इसके उत्तरदायित्व परिस्थितियां हैं? ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो परिपक्वता और सीखना दोनों ही संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था। तो 2 से 6 साल को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निप्सेडिया NIPCDD का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या जिसे कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, या जिसे राष्ट्रीय बाल नीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है नेशनल चाइल्ड बोर्ड, जिसे कि राष्ट्रीय बाल बोर्ड कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।